स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एफ सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के इंटरव्यू का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके सॉल्यूशन पर। जैसा कि सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज करके पर्सनली बोला है कि सर आप इसका सॉल्यूशन ही बता दीजिए, ताकि हमारा ये लाइफ की बात है, जाहिर सी बात है कि इसमें इंटरव्यू पर ही हमारा मेरिट डिसाइड होगा। तो आप अपने शब्दों में इसका सॉल्यूशन बता दीजिए ताकि जब हम आपको इंटरव्यू दें तो हमारा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाए और सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमम बन जाए। जैसे कि पता होगा कि मैंने बहुत सारे मौका इंटरव्यू करवाया है, तो उसके आधार पर मैं एज अ स्टूडेंट बन करके उन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने आपको 10 सवाल दिए हैं। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे उन 10 सवाल को नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो में उन 10 सवाल को देख लीजिएगा, मैंने क्या क्या किया है। खैर, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है कि ये आपका एक सबसे अहम मतलब कह सकते हैं कड़ी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही आपका मेरिट बनने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मतलब जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लाइफ में एक गेम चेंजर का मोड में काम करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वीडियो से अगर आपके 3-4 प्रश्न भी इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में मैंने तमाम उन क्वेश्चन को ही रखा है जो कि पिछले साल से पूछा गया था, तथा साथ ही साथ इस बार के जो 5 तारीख तक जितने भी माली, फराश और कार्यालय प्रचारी के इंटरव्यू हुए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैंने कलेक्शन रखा है। ठीक है, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए, बिना वीडियो को मतलब फास्ट किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो भले ही लंबा होगा, जैसा कि पता होगा हमारा वीडियो ऐसे भी लंबा नहीं होता है, हार्डली मेरा कोई वीडियो 5 से 7 मिनट का होता है, लेकिन ये वीडियो हो सकता है मे बी, आई एम नॉट कंफर्म कि ये वीडियो आई थिंक 25 से 30 मिनट तक हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय काफ़ी कम रह गया है और मैं जितना भी यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जा करके मॉक इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं। ऐसे मॉक इंटरव्यू नहीं होता है। मॉक इंटरव्यू जो होता है वो एक अलग ही इंटरव्यू का मायने होता है। यहाँ पर जितने ही बता रहे हैं वो इंटरव्यू का सही तरीका नहीं है, हमने भी इंटरव्यू करवाया है, तो इसलिए आप वैसे भ्रमित मत होइएगा। और जाहिर जाहिर से पता है कि जो पुराने बच्चों को पता होगा कि जो भी बात मैं इस चैनल पर आकर कहता हूँ वही चीज़ आपको आगे देखने को मिलता है, चाहे वो एग्जाम डेट हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे फिर पेपर का कट ऑफ हो। ठीक है, इसलिए भ्रमित मत होइएगा, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा आपका एग्जाम भी सफल होगा अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं प्ले करके। मतलब 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो देखिएगा तमाम प्रश्नों के सवाल जो होंगे आपके जुबान पर होंगे और आप इंटरव्यू को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट बताया जाता है। जैसा कि पता होगा कि इस साल आपको 2024 में लगातार वैकेंसी देखने को मिलेंगी बिहार सरकार में। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी सरकार के या बिहार के किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता हमारे मार्गदर्शन सुनिश्चित होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि सर क्या वहाँ पर हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। तो देखिए, 12th लेवल पर कोई बच्चा इंग्लिश पर नहीं बोल सकता है। ठीक है, मतलब रियलिस्ट ही एक होगा जो जिसने स्पीकिंग क्लास किया होगा तो 12th में इंग्लिश में बोल पाएगा। इसलिए आप प्रश्न का जवाब जो है वो हिंदी में ही दीजिएगा। ऐसा कोई मार्क्स नहीं है कि आपको इंग्लिश खोजेगा, हिंदी खोजेगा। ऑफिस अटेंडेंट में आपको उतना इंग्लिश नहीं खोजता है। ठीक है, इसलिए आप हिंदी में ही बोलिएगा। और मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा, क्योंकि जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता था बैंक पीओ का, आईबीपीएस का, एसबीआई का, तो उसमें तो खैर इंग्लिश चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिनका ग्रेजुएशन हिंदी से होता था, उनका बैकग्राउंड हिंदी था, तो मैं उनसे हिंदी में ही पूछता था। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्नों का जवाब हिंदी में ही दीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये मत कीजिएगा इस तरह इसका इंग्लिश में क्या है। ठीक है, पहले मैं ये वीडियो क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको तमाम प्रश्नों का जब मैं जवाब दूंगा एज अ हिंदी स्टूडेंट या हिंदी मीडियम स्टूडेंट के रूप में देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन मैं कहा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो अपने बारे में बताने का मतलब होता है, जैसे एक प्रश्न अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा कि मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैंने अपने 10th क्लास है वो सीबीएसई से किया है और उसमें फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। साथ ही साथ मेरी जो 12th हुई है वो मैंने आईएससी फलाना स्कूल से किया है। फलाना स्कूल मतलब मैंने स्कूल का नाम डिटेल नहीं किया है, उस स्कूल से किया है और उसमें मुझे फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अपने बारे में थोड़ा सा कि अभी मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इस सब्जेक्ट से चल रहा है। किसी सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं मैं ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से चल रहा है, या फिर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक चीज़। उसके बाद आप ऐड करना चाहते हैं कि हमारे 2 भाई हैं, जो भी आपके भाई बहन होंगे, हमारे 2 भाई 2 बहन हैं, मैं भाइयों में बड़ा हूँ, हमारी एक छोटी बहन है। इस तरह से आप उसको प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका पहला क्वेश्चन, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इंटरव्यूअर को बस आपसे ये उम्मीद है कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो पहला अपना क्वालिफिकेशन बता देना है, दूसरा थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता देना है,
और फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा सा और टचअप देना चाहते हैं भाई बहन के अलावा, तो अपने पिता और माता के बारे में कि हमारे पिता सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी माता जो है वो गृहिणी है या फिर हाउस वाइफ है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने ज़िलों की जानकारी, जैसे कि अगर बात करते हैं ज़िलों की जानकारी में, जैसे कि मैं आरा ज़िला से हूँ और फिलहाल तो अभी पटना में रहता हूँ, तो आरा ज़िला के अगर बारे में पूछा जाए कि आप अपने ज़िलों के बारे में बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका स्कूलिंग होगा या फिर जो भी आपका रेसिडेंस होगा उसमें तो लिखा ही होगा कि आपका रेसिडेंस कहाँ से है। तो अगर आरा जिला के बारे में पूछा जाए तो आरा जिला के बारे में आप बोल सकते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आरा जिला का जो इतिहास रहा है वो बेसिकली 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ है। वीर कुंवर के बारे में, वीर कुंवर सिंह ने 57वीं क्रांति में अंग्रेजों को किस तरह से लोहे के चने चबवाए थे और उन्होंने हार नहीं माना, फिर उनके भाई अमर सिंह ने फिर उनका मोर्चा संभाला और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने 57वीं क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, उनसे बगावत की और भारत में ब्रिटिश हुकूमत को तोड़ने की काफ़ी प्रयास से किया। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो उनके नाम से आरा में वीर कुंवर यूनिवर्सिटी भी चलती है। इस तरह से आप आरा के बारे में जो भी मेरे बारे में जिले के बारे में पूछ सकते हैं तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न आते हैं तो कि इसके बारे में बिहार विधान परिषद के, कि बिहार विधान परिषद के कुल कितने सीटें हैं। तो वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक है। बिहार विधान परिषद की बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वहाँ के विधायक होते हैं, जिसमें से 12 व्यक्ति जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके चेयरमैन का, तो चेयरमैन के जो भी हैं बता दीजिएगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बिहार विधान परिषद जो होता है ये एक कह सकते हैं इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद की बात करते हैं तो इस तरह से जिस तरह से बिहार विधान परिषद है उस तरह से भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद की जो गठन होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के जो विधायक होते हैं उनके सहमति से होता है। इसका विघटन भी किया जा सकता है, ठीक है, इसका विघटन भी किया जा सकता है, इसलिए ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है बिहार विधानसभा की तरह। इस तरह से आप इसके बारे में बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया है कि आप क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो काफ़ी आप डिप्लोमेटिक दीजिएगा कि मैं इस नौकरी को इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी जितनी मेरी योग्यता है वो इस नौकरी के लिए पर्याप्त है। जैसा कि मैंने इसके आवेदन के करने के समय में देखा था कि इसमें जो योग्यता मांगी जा रही है वो 12th पास है और अभी मैं जस्ट 12th पास हुआ ही हूँ, इसलिए ये नौकरी मेरे लिए काफ़ी पर्याप्त है। जाहिर सी बात है कि अभी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में मेरा गृह राज्य है, मतलब गृह राज्य है बिहार मेरा, और बिहार में अगर रिक्तियाँ निकली है तो मेरी पहली प्रायोरिटी बिहार में ही होनी चाहिए। और 12th पास होने के पास जो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे बिहार में अभी देखी गई है। जिस समय मैं 12th पास हुआ था उस समय मेरे पास यही सबसे पहले वैकेंसी आई थी या नौकरी आई थी जिसके लिए मैं एलिजिबल था, मैं योग्य था, इसलिए मैंने इस फॉर्म को भरा है। इसलिए मैं जो है इस नौकरी को करना चाहता हूँ अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है। ये आपका प्रश्न होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए उस प्रश्न का। फिर पूछा जाता है कि आप ही को क्यों चुना जाए। तो चुनने की बात होती है तो आप अपने कह सकते हैं कि मैं जो हूँ वो हार्ड वर्किंग हूँ, साथ ही साथ मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, मैं अपने सीनियर की बातों को मानता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल पूर्ण मतलब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी प्रतिष्ठा और निष्ठा से करता हूँ। साथ ही साथ मैं कहीं भी काम करता हूँ या कहीं भी काम करूँगा तो अपने सीनियर को हमेशा उनके ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा। अपने सीनियर्स जो भी मुझे कहेंगे मैं उनकी बातों को करूँगा और जो भी मेरे नौकरी में जो भी मेरी परेशानियाँ आएंगी मैं उसको अपने सीनियर की सहायता से हैंडल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आपका डिप्लोमेटिक आंसर, चूँकि इंटरव्यूअर को आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए जो आप उम्मीद करते हैं या फिर आप सोचते हैं, आपका इमोशन नहीं चलता वहाँ पर, वहाँ बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर चलता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिर पूछता है आप अपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस। तो 5 स्ट्रेंथ की बात होती है तो आप बोलिएगा डेडिकेटेड मतलब हार्ड वर्किंग, उसके बाद स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग दोनों बोलना है आपको। हार्ड वर्किंग मतलब होता है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, कभी कभी ड्यूटी क्या होती है कि आपको 10 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ जाता है, ठीक है, सीनियर आते हैं तो। स्मार्ट वर्किंग मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। अब पूछेगा स्मार्ट वर्किंग में कैसे स्मार्ट वर्किंग, तो सर मुझे कंप्यूटर का भी ज्ञान है, मैं कंप्यूटर का फलाना कोर्स या DCA या ADCA कोर्स किया हूँ, मुझे कंप्यूटर में बहुत सारा मेल भेजना, मेल रिसीव करना, लेटर फॉरवर्ड करना, ड्राफ्ट करना सही सब आता है, ये सब बता सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा अगर स्ट्रेंथ की बात पूछे तो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि सर मैं टीम वर्क को बिलीव करता हूँ। चौथा हार्ड वर्क चौथा आपका स्ट्रेंथ पूछेगा तो मैं अपने सीनियर की बातों को बिल्कुल फॉलो करता हूँ, ठीक है। पांचवा अगर आपको पूछा जाएगा स्ट्रेंथ तो सर बोलना कि सर मैं बिल्कुल अपने टाइम का पंक्चुअल हूँ, ठीक है, सिंसियरिटी है मेरे अंदर, ये पूछ सकते हैं। तो ये आपका 5 स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस की बात होगी तो वीकनेस में आप बोल सकते हैं ऐसा वीकनेस में ज़्यादा अखर नहीं बोलना है। वीकनेस में अगर 5 वीकनेस बोलेगा तो 1-2 वीकनेस बोल सकते हैं
एक दो वीकनेस में आप क्या बोल सकते हैं? एक दो वीकनेस में आप ये बोल सकते हैं कि पहला वीकनेस आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं थोड़ा सा अपने फैमिली के प्रति जो हूँ वो थोड़ा सा मेरा लगाव ज़्यादा है। आप कारण पूछिए कि लगाव ज़्यादा क्यों है? तो सर शुरू से मैं अपने मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, इसलिए मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। अब ये मेरा आपका वीकनेस भी हो सकता है, स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ठीक है। लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। दूसरा आपका वीकनेस ये हो सकता है कि सर कोई भी अगर नीडी पर्सन आता है तो जो चीज़ें मेरे समझ में आती हैं, जो जो मेरे समर्थ में है, मैं उस समर्थ के माध्यम से उसकी सहायता करना चाहता हूँ। अगर कोई ऑफिस में ऐसा बंदा आता है जिसको कोई नीड है और वो चीज़ें मेरे संज्ञान में है तो मैं ज़रूर उसको सूचना वो दूंगा जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। ये आपका वीकनेस हो सकता है और इस तरह से आपका स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कि एक और क्वेश्चन था उसमें, बिहार के तत्कालीन राजनीतिक में आपका मतलब बिहार के जो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आपके क्या विचार है? तो आप बोल सकते हैं कि सर अभी की जो सरकार है वो काफ़ी अच्छी सरकार है। इस सरकार के आने के बाद बिहार में काफ़ी लंबे अरसे के बाद वैकेंसियों का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली शुरू हो गई हैं और जैसा कि हमारे माननीय या आप कह सकते हैं हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बातें कही गई थी कि बिहार में बहुत जल्द वैकेंसियाँ आने वाली हैं, वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। बिहार विधानसभा के साथ साथ बिहार के अन्य विभागों में भी बहुत अधिक मात्रा में रिक्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारे सरकार से काफ़ी एक अच्छी कह सकते हैं शुरुआत है। इस सरकार में हर युवा जो कि शिक्षित है उसको रोज़गार का मौका मिल रहा है, रोज़गार का अवसर मिल रहा है और शिक्षित युवा के लिए इससे अच्छी सरकार कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि जिस राज्य में आपकी सरकार अगर आपको रोज़गार दे रही है, साथ ही साथ आपके लिए आपके कल्याण के लिए कार्य कर रही है और रोज़गार के साथ साथ इस सरकार ने हमारे राज्य में कानून व्यवस्था को भी बना के रखा है, समाज कल्याण विभाग में भी कार्य हो रहा है और समाज का हर एक वर्ग को इस सरकार से लाभ पहुंच रहा है। एक दो योजना के बारे में बता दीजिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री किसान योजना बता सकते हैं, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना बता सकते हैं, या हर घर जल नल योजना के बारे में बता सकते हैं, या ग्राम पंचायतों के बारे में बोल सकते हैं। इस तरह से आप सरकार की कुछ अच्छाइयों को गिनवा सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इतने सारे बच्चे हैं, आप ही को क्यों चुना जाए? या फिर एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, आपका लक्ष्य और भविष्य में आप कैसे इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अभी आपका आने वाले समय में लक्ष्य क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरा लक्ष्य जो है वो इतना बड़ा ही लक्ष्य मत बोल दीजिएगा क्यों लगे कि काफ़ी डिप्लोमेटिक से भी काफ़ी मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल एक मूवी वाला डायलॉग मत बोल दीजिएगा सर मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। बोलिएगा क्या ये बोलना उसमें कि सर अभी जो मेरी योग्यता है, मेरा लक्ष्य सर जो है वो अपने हाईएस्ट एजुकेशन को प्राप्त करना है। सिर्फ यही बोलिएगा, कोई नौकरी वगैरह मत बोल दीजिएगा। बोलिएगा सर मेरा जो है वो हाई स्टडी करने का है, मैं जब तक मेरी उम्र है मैं अपना हाईएस्ट एजुकेशन को प्राप्त करूँगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि जैसे अभी मैं 12th पास किया हूँ, मैं पार्ट 1 में हूँ, तो मैं हाईएस्ट एजुकेशन लूँगा और हाईएस्ट एजुकेशन लेने के बाद आप सबसे बढ़िया पता है इसमें क्या बोलिएगा? इसमें आप बिल्कुल नौकरी ना बोल करके बोल दीजिएगा कि सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मान लीजिए अगर जैसे कि मैं भी क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, एक बच्चे ने मुझसे इंटरव्यू में मुझे भी बोला था कि सर मैं बैंक पीओ के बाद जो है वो मेरा लक्ष्य है आरबीआई ग्रेड बी का, अगर लोग जानते होंगे तो मैंने बोला कि आप बैंक पीओ की नौकरी करते हुए ग्रेड बी की नौकरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? ग्रेड बी जो है वो सबसे टॉप लेवल की नौकरी मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में, जैसा कि आपको पता होगा। तो बच्चा फंस गया था। इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उतना हाई पोस्ट नहीं था। आप बोलिएगा सर मैं हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी मेरा आपको पता है कि अभी मैंने 12th पास किया या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में हूँ, तो मैं हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके लिए मुझे कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो मैं है अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा को देना चाहूँगा। इसलिए कि एक शिक्षा एक ऐसा मतलब साधन है मेरे नज़र में, ऐसा नहीं कि सबके नज़र में, सर शिक्षा एक मेरे नज़र में ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मैं समाज की सेवा बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसमें गरीब और अमीर सबको मिलने का समान अधिकार है और मैं जब इस पद पर पहुँचूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर पर तो मैं तमाम वर्गों को एक समान शिक्षा देने की अपनी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये बोल करके आप बिल्कुल कह सकते हैं ना कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से आप बच सकते हैं। इंटरव्यू भी इंप्रेस हो जाएगा, चलो भाई बंदा शिक्षा की ओर अग्रसर है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शिक्षा ना के बराबर, आपको ही पता होगा बिहार में शिक्षा केवल डिग्रियों पर मिलती है। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप शिक्षा को ही अपने हथियार बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आप ही को इस नौकरी के लिए क्यों चुना जाए? तो आपको इस नौकरी के लिए इसलिए चुना जाएगा क्योंकि आप जो हैं इस नौकरी को करने के लिए आपके पास सबसे पहले कि आपके पास वो योग्यता है। क्योंकि जाहिर सी बात है सर अगर ग्रेजुएट लोग इस नौकरी को करेंगे तो उनकी योग्यता के
अनुसार उनका जॉब नहीं होगा, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं जो 12th पास है उस बच्चे का नौकरी चला जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो योग्यता है वो इस नौकरी के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। पॉइंट नंबर 1 क्यों करना चाहते हैं। दूसरा चीज़, सर अभी मेरे मेरे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी वीक है। थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता दीजिएगा, नहीं भी वीक है फिर भी बोल दीजिएगा कि सर फाइनेंशियल कंडीशन मेरा वीक है। जाहिर सी बात है कि मुझे हायर स्टडी करने के लिए मुझे अपने ऊपर डिपेंडेंट, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए मुझे ये नौकरी करनी है। साथ ही साथ मेरा फैमिली बैक, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। जिस माता पिता ने मुझे भी इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है उनको मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, इसका कोई काट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद बिहार के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, तो बिहार के इतिहास में बोल सकते हैं कि बिहार जो है वो भगवान बुद्ध की भूमि है, भगवान बुद्ध की धरती है। बिहार जो है भगवान जैन महावीर जैन की धरती है। बिहार से ही बड़े बड़े जो हैं वो आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग बिहार से ही निकले हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश को एक दिशा दिखाई है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश में लोकतंत्र की शुरुआत की थी। 57 की क्रांति हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, बिहार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिहार में बहुत ऐसे गौरवशाली व्यक्ति हुए जिन्होंने बिहार नहीं पूरे देश का नाम ऊँचा किया है, चाहे वो आर्यभट्ट हो, राजेंद्र प्रसाद हो, या फिर हमारे बोल सकते हैं कोई भी ऐसे शख्सियत के बारे में बोल सकते हैं जो बिहार के आपकी नज़र में स्ट्रांग हो। ठीक है, इस तरह से अपनी बातों को आप रख सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा आपके उन तमाम 10 प्रश्न का उत्तर जो कि आप लगातार मुझसे पूछ रहे थे। इस तरह से आप आंसर देना है। जाहिर सी बात है इंटरव्यूअर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जैसे बच्चे बता रहे थे कि 2-3 मिनट सही समय दे रहा था, तो उसमें हार्डली अगर पूछेगा तो 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के बीच से पूछेगा, आप बता करके न्यूट्रल होकर निकल सकते हैं। और लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म होगा तो सबसे पहले इंटरव्यू में जब घुसिएगा तो अगर 2-3 पैनल होंगे तो सबको इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग बोलना है। ऐसा नहीं कि 3 बंदे बैठे हुए तो एक को गुड मॉर्निंग सर बोल दिया और बाकी 2 को केवल मुंडी हिला दिया। दूसरा चीज़, इंटरव्यू में जाने के 2-3 पैटर्न होते जो आपको कोई बताता नहीं है। जब भी आपको इंटरव्यू के हॉल में बुलाया जाता है तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर मे आई कम इन, या फिर क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ। जैसे वो बोलेंगे ठीक है यस कम, तो आप जाते ही पहले सबको अभिवादन दीजिएगा कि सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हुए, और फिर जाकर कुर्सी लगी रहेगी तो कुर्सी पर बैठना नहीं है आपको, जब तक बैठने के लिए बोला नहीं। ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप में जाकर बैठ गए। कुर्सी पर आप पूछिएगा सर क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, या सर मे आई सिट। जब वो बोलेंगे यस सिट तो बैठ जाइएगा। और बैठने का कला जो होता है, बिल्कुल दोनों पैर आगे और हाथ जो है वो कॉन्फिडेंस में इस तरह से रखिएगा। ठीक है, हाथ जो है अपने पैरों पर रखिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलिएगा। ठीक है, और जिस प्रश्न का उत्तर, जैसे मान लीजिए 3 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा, तो आप उसका प्रश्न का जवाब उसको तो दीजिएगा ही, साथ में उन दोनों को भी देखते रहिएगा और आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। होना ना होना ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आमतौर पर जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपको इंटरव्यू का मैं एक आध फोटो जो आपको शेयर करूँगा ग्रुप में, देख लीजिएगा आप लोग। जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो 2-3 बंदे जब होते हैं तो आपको तीनों को लेना पड़ता है। भले ही प्रश्न एक ने पूछा है लेकिन सुन तो तीनों रहे हैं ना, इसलिए आपको तीनों को अपने बातों से कभी इसको देखना है, कभी उसको देखना है, कभी उसको देखना है, और चेहरे पर एक स्माइल रखना है। ना ही ज़्यादा दांत खिखेरना है, ना ही ज़्यादा बिल्कुल सीरियस रखना। कैसे मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी हंस भी दे रहा हूँ, कभी कभी सीरियस मुद्रा भी है। इस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब वो बोलेंगे ठीक है आप जा सकते हैं, तो तीनों को इंडिविजुअल फिर थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप आराम से निकलिएगा। उठने का तरीका बिल्कुल सभ्य आदमी की तरह होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट के साथ फॉर्मल शूज पहन के जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका इंटरव्यू देखिएगा बिल्कुल 100% सही जाएगा और आप सफल भी होइएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आप बिल्कुल मैसेज भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर देखिए आपके कारण आपका रिजल्ट, मतलब हमारे द्वारा आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, और काफ़ी मुझे भी खुशी मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाया भी है। अब आप बिहार वासियों की बात है, बिहार के लोगों की बात है, बिहार के भाइयों की बात है। आज वो सेलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नाम तो लेंगे ही हैं कि हाँ सर अभिषेक सर के द्वारा हमारा ये सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने बहुत हेल्प किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। ये जो मैंने बोला है इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, और देख करके बिल्कुल हाँ एक बार आप क्या कीजिएगा ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको 50 से 60 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ऐसे ही आकर के एक वीडियो बना करके, जैन धर्म का अलग और बौद्ध धर्म का अलग, क्योंकि ये बिहार के ऐसे हिस्ट्री हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मगध का इतिहास पता होना चाहिए, सम्राट अशोक के बारे में, कुम्हरार पार्क के बारे में, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम दरवाजा का इतिहास पता होना चाहिए, इस तरह से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये रहा आपको 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। साथ ही साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दो दोस्त इस बार ऑफिस स्टैंडर्ड इंटरव्यू का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखिए शाम को वीडियो आ गया। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बनाना चैनल पर एन एक्सपर्ट जो गुरु। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।